गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो है ये कॉमन पेपर का सेट नंबर 84 जो है इसके डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट एक्चुअली में कल हुआ था, लेकिन कल किसी कारणवश जो है ये डिस्कशन हो नहीं पाया, तो पहले मैं इसको करवा देता हूं। फिर आज का जो टेस्ट 85 जो है कॉमन पेपर का, इसका जो टेस्ट हुआ है उसका डिस्कशन इसके बाद में करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले 84 पे, उसके बाद 85 पे। तो इनिशियली हम लोग स्टार्ट करते हैं जीएस के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत में पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी? भारत में पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी? अगर इसकी बात की जाए तो देखिए यहाँ पे ये बात तो आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले 1498 ईस्वी में जो है ये वास्को डिगामा जो है, वास्को डिगामा ये भारत आया था, जो कि प्रथम पुर्तगाली था, प्रथम पुर्तगाली था, ये भारत आया था। ठीक, इतनी बात तो आपको पता है। उसके बाद में पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि पुर्तगाली जो है इनका पहला जो गवर्नर था या वायसराय कहें, वायसराय जो पहला पुर्तगाली वायसराय था ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ये प्रथम वायसराय था, प्रथम वायसराय था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर जो पॉलिसी होता है, इस ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। कहां? भारत में। दूसरा जो था, ये तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात हो गई। दूसरा अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने क्या किया था? गोवा को जीता था, गोवा को जीता। कहां से जीता? यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से उसने गोवा को जीत लिया। तो इस तरह से अल्बुकर्क दूसरा व्यक्ति था। और फिर जीतने के बाद तीसरा जो था नूनहा डी कुन्हा, कुन्हा ये पुर्तगालियों का नाम इसी प्रकार का होता है, नूनहा डी कुन्हा। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने गोवा को राजधानी बनाया था। उसके पहले जो गोवा की प्रशासनिक इकाई थी वो कोचीन हुआ करती थी, कोचीन हुआ करती थी। तो कोचीन से हटा के और गोवा लाने वाला नूनहाडी कुन्हा ही था। ठीक है, पुर्तगाली की बात अगर हम करें तो ये पुर्तगाली, कुल मिला के करेक्ट आंसर यहाँ पे गोवा निकल के आएगा। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर निकल के आया ए। पुर्तगाली जब भारत आए तो इन्होंने कार्टेज प्रणाली की शुरुआत की। कार्टेज प्रणाली ये हिंद महासागर से संबंधित था, यानी कोई भी जहाज अगर हिंद महासागर से क्रॉस करेगा तो उसे जो है शुल्क देना पड़ेगा पुर्तगालियों को। ये कार्टेज प्रणाली कहलाता था, एक लाइसेंस प्रणाली थी। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई, कार्टेज प्रणाली के बाद पुर्तगाली जो है जब भारत आए इन्होंने गोथिक कला का आविष्कार किया था। यहाँ पे गोथिक कला का विकास जो है ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। तो कुल मिला के हमारे पास फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो ये निकल के आ रहा है। करेक्ट आंसर जो फर्स्ट का है वो ये निकल के आ रहा है। अमित कुमार कह रहे हैं कि मैथ का सॉल्यूशन कितने बजे होता है सर जी? इसके बाद मैथ ही होगा सर जी। जैसे ही मेरा खत्म होगा ना अमित, उसके बाद मैथ की शुरुआत होगी, मैथ वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है उसके बाद फिर उसका हो जाएगा, फिर जीएस का, फिर मैथ ऐसे चलता है। ठीक है, अमन वर्मा का कहना है कि कार्टेज प्रणाली देने वाला पहला, हाँ, मुगल शासक अकबर था, उसने भी शुरुआत की थी। ठीक है, ये हो गया। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। कई बार क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है, कमल और रोटी था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम जो है इसकी अगर चर्चा की जाए तो यहां पर ध्यान रखना होगा इसमें कि इसके विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार के द्वारा पील आयोग का गठन किया गया था। पील आयोग कैसा था? ये सैन्य पुनर्गठन से संबंधित था, पुनर्गठन से संबंधित ये आयोग था। और इस आयोग की पूरी कहानी ये थी, ठीक है, जिसके आधार पर गोरखा को सैनिक व्यवस्था में शामिल किया गया था, व्यवस्था में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये गोरखा रेजिमेंट जो है मुख्य रूप से ये एक्चुअली में पील आयोग के सिफारिश पर ही किया गया था शामिल। ठीक है, यहाँ दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि 1817 का जो विद्रोह था, 1817 का विद्रोह, इसमें सबसे अधिक भागीदारी
अवध के सिपाहियों की थी। अवध के सिपाही जो थे, सिपाही की सर्वाधिक भागीदारी थी, सर्वाधिक भागीदारी थी। न केवल सिपाही की थी बल्कि वहां की जनता की भी सबसे अधिक भागीदारी 1857 के विद्रोह में थी। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखना है, अवध के सिपाही की सर्वाधिक उसमें भागीदारी थी। ठीक है, तीसरी बात ये ध्यान में रखना है कि 1857 जो है, 1857 ये का जो विद्रोह है, इस विद्रोह की का सरकारी इतिहासकार यानी इसके बारे में गवर्नमेंट के रूप में ऑथेंटिक रूप से लिखने वाला सरकारी इतिहासकार जो है, इतिहासकार वो एस.एन. सेन को माना जाता है, एस.एन. सेन को माना जाता है। ठीक है, एस.एन. सेन के द्वारा 1857 नामक एक पुस्तक भी लिखी गई थी और इन्होंने ही पूरा जो है सरकार की तरफ से इस विद्रोह के बारे में पूरा वर्णन किया था। सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन को माना जाता है 1857 का। ठीक है, और 1857 का विद्रोह जो था, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा, स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी। किसके द्वारा? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा। बी ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। ठीक है, हिंदू पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनके बचपन का जो नाम था नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और उन्हीं की याद में इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। एक महान समाज सुधारक के तौर पे सामने आए थे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1893 में इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, शिकागो में होने वाला विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। कलकत्ता में की थी। ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद। ठीक, इन्होंने प्रबुद्ध भारत जैसी पत्रिका भी, या प्रबुद्ध भारत जो है ये जैसी पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। उन पुस्तकों के साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो स्वामी विवेकानंद जो है ये सबसे महत्वपूर्ण थे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इनके लिए है कि ये पश्चिमी देशों के उपभोक्तावाद प्लस पूर्वी देशों के आध्यात्मवाद को जोड़कर मानव कल्याण के लिए प्रयासरत थे। कहने का मतलब यह था कि इनका कहना था कि पश्चिम का जो उपभोक्तावाद है उसकी थ्योरी और पूरब की जो हमारी अध्यात्मवाद है, ये दोनों अगर जोड़ दिया जाए तो उससे मानव का कल्याण सबसे अधिक हो सकता है। ये जो है स्वामी विवेकानंद के पूरे विचार का केंद्रीय बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, ये व्यवस्था है। तो कुल मिला के थर्ड का हमारे पास करेक्ट आंसर क्या रहा है? ए आ रहा है। थर्ड का करेक्ट आंसर ए आ रहा है। ठीक है, जूही मैम की क्लास नहीं होगी सर, पिंकी का पूछना, ये तो मुझे नहीं मालूम। ये तो आप वहां इंस्टीट्यूट में पूछे, मेरे पास इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उनकी संभवतः तबीयत खराब है इसलिए क्लास नहीं हो पा रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। आइए तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले जरा।
किस घटना से कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हुई थी? तो इसको अगर जरा देख लिया जाए एक बार, तो यह घटना 1897 लगभग 22 जून के आसपास होती है। उधम सिंह 1940 होती है, ठीक है। और ये जो है मदन लाल ढींगरा द्वारा करजन वायली 1909 होती है। ये दोनों घटना लंदन की थी, ठीक है। तो यहां कहने का मतलब ये हुआ, ये घटना तो भारत की थी, तो सबसे पहली क्रांतिकारी गतिविधि तो इसी को माना जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहां पर 4 का निकला क्या? सी। चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग आयुक्त रेवंड की हत्या, कहीं कहीं ये रेवंड भी लिखा मिलता है, अधिकारी का नाम रेवंड की हत्या की गई थी। कब? 1897 में। इनके द्वारा, ये भाई थे, इनके द्वारा हत्या की गई थी। क्लियर आवाज नहीं आती है? हेलो, आवाज तो आनी चाहिए बॉस मेरे, सब कुछ तो यहाँ ठीक है। आप में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो देख लीजिए वहां पे, यहाँ तो आवाज यहाँ से सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। ओके, हाँ हाँ, नहीं कोई नहीं, ओके। आइए अब चापेकर बंधुओं द्वारा, तो पहली घटना तो ये हुआ 1897 में, यही सबसे पहली क्रांतिकारी घटना भारत में मानी जाती है। अगर आप संस्था के तौर पे देखें, संस्था के तौर पे, ठीक है, तो अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति की स्थापना जो है, समिति की स्थापना, ये पहली घटना मानी जाती है क्रांतिकारी संस्था की स्थापना में। क्रांतिकारी घटना कौन सी थी? तो सी। लेकिन अगर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की जाए, अनुशीलन समिति, तो मैं इसको कहूंगा फर्स्ट क्रांतिकारी संगठन। क्रांतिकारी संगठन जो है वो एक्चुअली में अनुशीलन समिति ही था, ठीक है, जिसकी स्थापना कोलकाता में अनुशीलन समिति भूपेंद्र नाथ दत्त और एवं बारिंद्र घोष के सहायता से किया गया था। और ये पहली संस्था क्रांतिकारी मानी जाएगी अनुशीलन समिति की। इसी संस्था की एक जो सहायक है, एक शाखा पटना में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा भी स्थापित की गई थी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है उसका आंसर होगा चापेकर बंधु के द्वारा प्रथम क्रांतिकारी घटना। लेकिन प्रथम क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की अगर बात आएगी तो वो होगी अनुशीलन समिति की स्थापना। भूपेंद्र नाथ दत्त, बारिंद्र घोष, फर्स्ट क्रांतिकारी संगठन, और इसकी एक शाखा पटना में स्थापित की थी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। ये 1913 की बात है, ठीक है, 1913 की बात है। और सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया था, इस पे भी क्वेश्चन बार बार आता है। पुस्तक नाम था उसका क्या? बंदी जीवन नामक पुस्तक को इन्होंने लिखा था। तो इस प्रकार से हम देखें तो पॉइंट जो है 4 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ गया? सी आ गया। करेक्ट आंसर 4 का जो है सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बहिष्कृत भारत लिखने वाले थे बी आर अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत लिखा गया था, ठीक है। बी डी सावरकर जो है इन्होंने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? बी डी सावरकर। बाल गंगाधर तिलक ने तिलक एवं मराठा 2 प्रकार की पुस्तक का विमोचन किया था, या पत्रिका निकाली थी, ठीक है। सॉरी, इन्होंने केसरी एवं मराठा 2 प्रकार की पुस्तक थी इनकी। केसरी एवं मराठा। केसरी जो है ये आपको मराठा भाषा में थी, और मराठा जो है ये अंग्रेजी भाषा में थी, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में थी, ठीक। अच्छा, केसरी जो पत्रिका था या पेपर था, इसमें एक लेख छापा गया था, भारत की दुर्दशा। और ध्यान रखिएगा कि इसी की लेख के लिए इस छापने के बाद अंग्रेजों ने इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई थी। अंग्रेजों ने 6 वर्ष की सजा दे दी थी इनको, 6 वर्ष की सजा, ठीक है, तिलक को हुई थी। और कहा? मांडले जेल में रखे गए थे ये। मांडले बर्मा में है, मांडले
जेल में इनको रखा गया था। ठीक है, 6 वर्ष सजा हुई थी और इनको मांडले जेल में रखा गया था। तो कुल मिलाकर करेक्ट आंसर यहां पर हो गया क्या कि बी आर अंबेडकर का जो है बहिष्कृत भारत था। अब यहां पे एक पॉइंट ये भी कि अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक थी, याद रखिएगा। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक थी इंडिया स्ट्रगल। उसके बाद गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये भी एक बुक था। ठीक है, क्या गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी हुई थी। राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी हुई पुस्तक थी। तो इस तरह से कुछ बुक का नाम आप याद रखेंगे। यहां पे करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकला 5 का बी। 5 का करेक्ट आंसर निकला बी। 5 का करेक्ट आंसर जो है वो निकला क्या बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? देखिए, क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल की बात अगर हम करें तो एक तो ये 1944 में प्रस्ताव था वेवेल का, ठीक है, और ये क्रिप्स मिशन जो है 1942। तो इस तरह से 42 और 44 के बीच जो अध्यक्ष होंगे वही तो थे। तो अब्दुल कलाम आजाद जो है ये 1940 से लेके 46 तक अंग्रेजों कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अब्दुल कलाम आजाद यहां पे क्या होगा, अबुल कलाम आजाद करेक्ट आंसर होगा। ये कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी। ठीक है, जेबी कृपलानी जो है ये नवंबर 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, और उसके बाद लगभग दिसंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की आजादी के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो एक्चुअली में जेबी कृपलानी ही थे। वो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, जेबी कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू की जहां तक बात है तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसके अध्यक्ष एक्चुअली में कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारे पास निकल करके आ गया, अबुल कलाम आजाद आ गया। ठीक है, अबुल कलाम आजाद जिन्होंने कांग्रेस क्रिप्स मिशन लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी। ठीक है, 1942 की क्रिप्स मिशन जो हमारे पास है ये आई थी एक संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। संविधान सभा का निर्माण, भारत की अपनी संविधान सभा होनी चाहिए। ये दूसरी बात है कि ये मिशन असफल होकर यहां से गया था, सफलता इस मिशन को नहीं मिली थी। तो करेक्ट आंसर यहां पर जो है वो आपके पास निकल के 6 का क्या आया? ए आया। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है यहां पे 6 का ए आया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अभी पीछे ही क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। कौन? जेबी कृपलानी। 1947 में जेबी कृपलानी और उसके बाद जो है बने थे फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां पे कुछ अगर कांग्रेस के अध्यक्ष की बात कर ले तो 1896 जब पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, वंदे मातरम, ठीक है, तो रहमतुल्ला सयानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष में लिख रहा हूं, रहमतुल्ला सयानी हो गए। 1911 जब पहली बार जनगण मन गाया गया, उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे नारायण विसंधर। नारायण विसंधर 1911। 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ,
लखनऊ समझौता, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य, उदारवादी और गरम दल के मध्य। उस समय अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो एक्चुअली में क्या थे, वो अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2-3 ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, ये तीनों। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पर 7 का क्या निकला, सी निकला, 7 का सी निकला। 8 पे आइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग कौन सी थी? बारडोली सत्याग्रह की बात अगर करें तो ये किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन था। नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ध्यान रखना है कि इसमें महिलाओं की भी भागीदारी थी, महिलाओं की इस आंदोलन में भागीदारी थी। ठीक। तीसरी बात यह है कि 22% लगान को समाप्त करने को लेकर ये जो बढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा समाप्त करने को लेकर ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो कुल मिलाकर लगान को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आंदोलन किया गया था। और अंतिम पॉइंट यह है, तो करेक्ट आंसर तो यही हो गया कि नई जो दर बढ़ाई गई थी उसको समाप्त करना था, हटाना था। करेक्ट आंसर यहां पर सी निकला। ठीक है, सी निकला। और अंत में क्या हुआ कि बारडोली की महिलाओं ने इस आंदोलन की सफलता के पश्चात, जब यह आंदोलन सफल हो गया, महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि दी थी। तो इस तरह से करेक्ट आंसर यहां पे निकल के क्या आ गया, सी। 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास निकल के आ गया सी। ठीक, ठीक है, आ गया सी। ओके, आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? देखिए, कर्क रेखा दिल्ली से कोई लिंक नहीं, जोधपुर, यहां पे तो कोलकाता। सबसे करेक्ट आंसर आपके पास आएगा कोलकाता। ठीक है, इसके निकट है। कर्क रेखा की बात करें तो पहली बात तो ये एक अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा 23½ नॉर्थ यानी उत्तर में जो रेखा होती है इतने डिग्री पर, 23 डिग्री, ठीक है, मिनट 1/2, इसको हम एक्चुअली में अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, पहली बात तो ये अक्षांश रेखा की कुछ खास बातें अगर देख लें तो अक्षांश रेखा में इतना जो नॉर्थ होता है इसको हम एक्चुअली में कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये कर्क रेखा जो होती है ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, करती है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरेगी। कहां कहां से गुजरेगी 8 राज्य से? तो आपका आ गया गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो कुल मिला के 8 राज्यों से ये गुजरेगी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसमें से ये भी ध्यान रखना है कि ये लगभग 2 बराबर भागों में बांटती तो है, ये पॉइंट है। इसमें से ये भी ध्यान रखना है कि 2 बराबर में 23 डिग्री और 30 मिनट, ये जो आपके पास कर्क, ये जो अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखा, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या करती है कि भारत को बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट वाला। ठीक, ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है कि ये बांटती है। ठीक है, अच्छा, उसमें एक बात और ध्यान रखना है कि जो आपके पास कर्क है, कर्क रेखा के अगर हम ऊपर की ओर चले, नॉर्थ की ओर, और अगर कर्क रेखा के साउथ की ओर चले तो नॉर्थ वाला मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाएगा,
ये भी ध्यान रखिएगा, उपोष्ण, उपोष्ण कहा जाएगा, और जो साउथ वाला है वो एक्चुअली में उष्ण कटिबंधीय कहा जाएगा, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट है। ठीक, तो नॉर्थ वाला उपोष्ण और साउथ वाला उष्ण। लेकिन भारत का जो पूरा, अगर हम वायु देखें, अगर कटिबंध को लेकर, ट्रॉपिक को लेकर, तो वो बेसिकली उष्ण वाला ही वायुमंडल हमारे यहां पाया जाता है। लेकिन कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण और दक्षिण में उष्ण कटिबंध पाया जाता है। नहीं, कुल मिला के देखिए कि दक्षिण भारत का जो इलाका है वो उष्ण कटिबंधीय होगा, उत्तर भारत का जो इलाका है जिसमें हम लोग हैं, ठीक है, उत्तर भारत, ये एक्चुअली में उपोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। तो इस तरह से हमने देखा, करेक्ट आंसर जो है 9 का वो आपके पास सी है, सी है। ठीक है, रिंकी का कहना है कि हिंदी वाले सर का, भाई सबसे बड़ी देखो दिक्कत क्या है कि अभी एक्चुअली छुट्टी का समय है था, ठीक है, छुट्टी जस्ट खत्म हुई है, तो कई तरह की समस्याएं हो जाती है, कुछ काम इस तरह के हो जाते हैं। एक बार क्लास आपकी रेगुलर शुरू होगी फिर होती चली जाएगी। ठीक है, ये जो फेस्टिवल वाला टाइम होता है, बड़ा मुश्किल क्रिएट कर देता है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। तो एक बार जैसे ही क्लास आपकी शुरू होगी फिर होती चली जाएगी, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, 10 पे आते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। देखिए, इम्फाल बेसिन जो है एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। सरोवरीय मैदान का मतलब यह होता है कि नदी के द्वारा निक्षेप लाया गया, निक्षेप लाया गया, उस निक्षेप से किसी झील का निर्माण हुआ, झील का निर्माण हुआ बड़ा सा, और जहां झील का निर्माण हुआ, जब झील का पानी निकल गया, झील का पानी वहां से बाहर चला गया, पानी वहां से निकल गया, निकल गया, तो बचा हुआ अवशेष जो होगा, बचा हुआ अवशेष वही आपका कहलाएगा अवशेष, वही आपका कहलाएगा मैदान, और इस मैदान को हम सरोवरीय मैदान के नाम से जानते हैं, सरोवरीय मैदान के नाम से जानते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में इसके दो उदाहरण देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से, एक जम्मू एंड कश्मीर में और दूसरा मणिपुर इम्फाल में, मणिपुर इम्फाल में। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो गया कि इम्फाल बेसिन जो है उदाहरण किसका है, सरोवरीय मैदान का है। ठीक है, जहां तक बात रह गई लोएस मैदान का, तो बी पॉइंट में ध्यान रखिएगा कि वायु के माध्यम से या वायु के द्वारा स्थानांतरित मृदा का फैलाव, वायु के द्वारा स्थानांतरित मृदा का जो फैलाव होता है, मिट्टी जो फैलती है, उस मृदा के फैलाव से जो मैदान बनता है, इस मैदान को एक्चुअली में लोयस का मैदान कहते हैं, लोयस का मैदान कहते हैं। रेगिस्तान में वृद्धि भी इस प्रकार से होती है। ठीक है, और ये लोयस का मैदान विश्व में अगर देखें तो सबसे अधिक आपको चीन में मिलेगा, चीन में सबसे बड़ा और विस्तृत मैदान मिलेगा। इंडिया की बात अगर करें, भारत में तो संख्या बहुत ही कम इसमें है। जम्मू एंड कश्मीर में आपको कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे कि लोयस मैदान देखने को आपको मिलता है। ठीक है, लोयस का मैदान देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहां पर ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर यहां पर 10 का ए हो गया। हिम नदीय मैदान वैसे तो कोई खास मैदान नहीं होता, लेकिन हिमानी के माध्यम से कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो तो उसका जमीन एक तरफ से उठ जाता है, एक तरफ गिर जाता है, तो जिस तरफ जमीन उठा हुआ है उसके दूसरी तरफ से जो पानी और बर्फ बहती है, वो जो निक्षेप लेके आती है, उसको हिमनदीय मैदान कहते हैं, और बहुत कम ही क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 10 का हमारे पास ए निकल के आया, ए निकल के आया। क्या सरोवरीय मैदान का उदाहरण भारत में दो मिलेगा, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा मणिपुर में इम्फाल बेसिन। ठीक है, और लोएस मैदान की बात करें तो भारत में कम ही मात्रा में है, जम्मू एंड कश्मीर में आपको मिल जाएगा थोड़ा सा, चीन में सबसे अधिक लोएस के मैदान पाए जाते हैं, सबसे अधिक चीन और मंगोलिया वाला क्षेत्र जो है वहां लोएस के मैदान सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर जो है आपके पास निकल के आया क्या, ए, 10 का करेक्ट आंसर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। देखें, अगर सबसे, इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 7-6 क्लास का बच्चा आंसर देगा। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर की ऊंचाई थी। ठीक है, मैं इसमें चीजें नहीं बताना चाहता हूं। कंचनजंगा लोटसे, इसका नाम भी सुना होगा, लोटसे ध्यान दीजिएगा, ये नेपाल में स्थित है, और मध्य नेपाल में जो है ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी चोटी है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी चोटी है, चौथी सबसे बड़ी चोटी है, ये बस याद रखना है। इतना मैं बताना क्या चाहता हूं कि जितने भी ऊंची चोटियां हैं हिमालय की, ऊंची चोटी, ठीक है, जो भी हिमालय की है, ये सब हिमालय के किस भाग की है, ये सब हिमाद्री का हिस्सा है।
हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय का हिस्सा है, सर्वोच्च हिमालय। ठीक है, ये हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय जो है, इसका निर्माण अगर देखें हम, निर्माण तो ये ओलिगोसीन काल में हुआ, ओलिगोसीन काल में इसका निर्माण हुआ, ये पहली बात है। दूसरी बात ये, इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई अगर हम देखें, औसत अगर ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर के आसपास है। अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो ये 120 से 190 किलोमीटर की चौड़ाई है। और जितने भी ऊंचे पर्वत हैं, चोटी हैं, वो सारे के सारे हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय में मिलते हैं। जैसे आपके पास आ गया नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, पर्वत नंदा देवी, नंदा देवी, कामेत, कामेत, नामचा बड़वा, नामचा बड़वा, नामचा बड़वा। उसके साथ साथ ए नंबर लिख रहा हूं माउंट एवरेस्ट, बी लिख रहा हूं कंचनजंगा। ठीक है, तो ये सभी जो है, ये सभी क्या है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो हिमालय की है, ये हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय का हिस्सा होती है। तो करेक्ट आंसर ए निकल गया, करेक्ट आंसर 11 का ए निकला। 12 पे आते हैं, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? देखिए, पाल घाट एक्चुअली में जो है ये केरल में है, ध्यान रखिएगा। पाल घाट जो है ये आपके पास केरल में है, केरल में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ने वाला ये है कौन? पाल घाट। ये अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियों के बीच स्थित है, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी है। पाल घाट जो है अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, केरल में एक और सेनाकोटा गैप है, सेनाकोटा गैप, सेनाकोटा गैप है। ठीक है, ये तिरुवनंतपुरम को मैदूर से या मैदूर से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, सेनाकोटा गैप। यहां पाल घाट के बाद दो होते हैं और ध्यान रखिएगा, और ये है, एक तो है थाल घाट, थाल घाट, और एक है भोर घाट। ठीक है, भोर घाट है। भोर घाट जो है ये मुंबई को पुणे से जोड़ती है, पुणे से। और थाल घाट जो है ये मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करती है, और ये दोनों जो है महाराष्ट्र में है। कहां है ये? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि थाल घाट और भोर घाट जो है, ठीक है, भोर घाट जो है, थाल घाट ये दोनों महाराष्ट्र में है, पाल घाट केरल में है, पलक्कड़ कोयम्बटूर को जोड़ने वाला, सेनाकोटा गैप तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है, ये जोड़ता है मुंबई नासिक, मुंबई पुणे, और अन्नामलाई कार्डमम के बीच ये स्थित है। 12 का सी। तो करेक्ट आंसर 12 का आपके पास सी निकला, करेक्ट आंसर सी निकला। आइए क्वेश्चन नंबर 13, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहां अवस्थित है? कालपोंग है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कालपोंग है। अरुणाचल प्रदेश में जो है दिबांग है, दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। मेघालय में कोपली जल विद्युत परियोजना है, कोपली कहां है? मेघालय में है। तुलबुल की बात करें, तुलबुल जल विद्युत परियोजना तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, याद रखेंगे इसको, जम्मू एंड कश्मीर में। डगमारा जल विद्युत परियोजना कहां है? डगमारा तो ये बिहार में है, कोसी नदी पर। ठीक है, ये कोसी नदी पर है, याद रखिएगा, सुपौल के निकट बनाया जा रहा है, कोसी नदी पर। तो ये हो गया आपका डगमारा जल विद्युत, तुलबुल ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उसके साथ साथ आगे अगर देखें तो टिहरी जल विद्युत परियोजना है, टिहरी बांधी उत्तराखंड में आपके पास निकल के आ गया। एक हो गया आपके पास भाखड़ा नांगल, ये जो है पंजाब, सतलज नदी, पंजाब। हीराकुंड की बात हो जाए, हीराकुंड की बात, ये महानदी उड़ीसा, महानदी ओडिशा। ठीक है, मयूराक्षी झारखंड। ठीक है, मयूराक्षी नदी पर। तुंगभद्रा ये एपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का हिस्सा इसमें कुछ आता है। तो इस प्रकार से 13 का करेक्ट आंसर हमारे पास से निकला। इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर में आता हूं 14 पे। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि होती है? गन्ने की खेती अगर बात करें तो क्या क्या देखना है इसमें से? सबसे पहला पॉइंट, ये उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, कटिबंधीय
फसल है। पहली बात तो ये हो गई, फसल है। क्या होना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 100 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए वार्षिक वर्षा। ये दो चीजें तो कंपलसरी है, वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, इसमें किसमें? तो ये गन्ने की खेती के लिए। गन्ने की खेती में अगर देखें, गन्ने में तो ब्राजील जो है, ब्राजील ये एक्चुअली में फर्स्ट है। कहां? विश्व में, विश्व में। और भारत का स्थान जो है ये दूसरा है। भारत का स्थान क्या है? सेकंड है। ठीक है, विश्व के कुल उत्पादन का, विश्व के कुल उत्पादन का 40% कहां होता है? भारत में होता है। 40% कहां होता है? भारत में होता है। और भारत के राज्य की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक उत्पादन भी करता है और क्षेत्रफल भी सबसे अधिक कौन रखता है? तो यूपी रखता है। करेक्ट आंसर यहां पे क्या निकला? उत्तर प्रदेश। तो 14 का करेक्ट आंसर आपके पास निकला बी। 14 का करेक्ट आंसर निकला बी, बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 14 का करेक्ट आंसर हुआ। 15 पे आइए। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? देखिए, लौह अयस्क का वैसे तो बहुत अलग अलग क्षेत्र है अगर देखा जाए तो। ठीक है, लौह अयस्क लेकिन जो संपन्न राज्य की बात अगर आ जाए तो यहां पे मध्य प्रदेश और ओडिशा दो राज्य हैं। करेक्ट आंसर आपके पास यहां 15 का बी निकलेगा। मध्य प्रदेश और ओडिशा जो है ये दो ऐसे राज्य हैं जो इन ऑप्शन के अनुसार सबसे संपन्न है। ठीक है, सबसे संपन्न है, यहां ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश और ओडिशा। ठीक, यहां अच्छा इसमें भी ध्यान रखिए, लौह अयस्क के संबंधी दो बात बता दूं। इसके साथ साथ कर्नाटक में भी काफी अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। कर्नाटक का एक क्षेत्र काफी फेमस है, बाबा बूदान की पहाड़ी। बाबा बूदान की जो पहाड़ी है, बूदान की पहाड़ी, वह लौह अयस्क के लिए काफी फेमस है। एक पॉइंट याद रखेंगे कर्नाटक में। दूसरा एक क्या बता दूं, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में एक है बेलाडीला। बेलाडीला की जो खान है, खान, वो भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क की मशीनीकृत खान है। मशीनीकृत खान है। लौह अयस्क की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ का बेलाडीला है। ठीक है, और कर्नाटक का बाबा बूदान की पहाड़ी जो है वहां भी लौह की सबसे अधिक मात्रा होती है। लौह अयस्क में संपन्न की बात करें अगर भंडार के दृष्टिकोण से देखें तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें से एमपी के बाद दूसरे नंबर पे आपके पास आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक, और ओडिशा का भी इसमें स्थान आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास निकल के आ गया। 15 का जो करेक्ट आंसर है उसके पास निकल के आ गया आपके पास क्या? बी। बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो पहले नंबर पे अगर हम देखें, पहले नंबर पे तो ये ओडिशा आएगा, ओडिशा आएगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपके पास आएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और तीसरा जो नंबर होगा, तीसरा नंबर ये ध्यान रखिएगा, तीसरा वो आपके पास आएगा कर्नाटक, कर्नाटक। और फिर चौथे नंबर पे और कोई राज्य आता है इसमें। ठीक है, भंडार के दृष्टिकोण से उत्पादन में मध्य प्रदेश भी अपना प्रमुख भूमिका निभाता है। यहां पे कहीं ये ऑप्शन में नहीं था तो जो ऑप्शन में है मध्य प्रदेश और ओडिशा वो हमने यहां पे लगाया है। छत्तीसगढ़ जो है पहले इसी का हिस्सा था, उसमें से कंबाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास निकल के आएगा क्या? वो निकल के आएगा 15 का बी। 16 पे आइए। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? सबसे पहली बार ये कहने वाला कि पृथ्वी गोल है तो अरस्तु था, अरस्तु था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो गया। टॉलमी जो है इसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, जियोग्राफी, जियोग्राफी नाम की एक पुस्तक टॉलमी के द्वारा लिखी गई थी जिसमें उसने काफी कुछ बताया था इस सब के बारे में, ग्रह नक्षत्र। अच्छा, कोपरनिकस के बारे में पहली बार यह था जिसमें इसने कहा था कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड वो सूर्य केंद्रित है, सूर्य केंद्रित है। इसका मतलब क्या हुआ कि सन केंद्र में है और सारी चीजें उसके चारों ओर घूमती है, कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। ठीक ना, तो करेक्ट आंसर 16 का क्या निकला? ए निकला। 16 का करेक्ट आंसर ए है, कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है।
कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता जो है, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इसको कहा जाता है। और ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है ये एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है, ये याद रखिएगा। एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर निर्भर करता है, आयाम के सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है। एक एग्जाम का क्वेश्चन यहां से निकल जाएगा। ठीक है, सीधे समानुपाती होता है। और ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम ऑडियो मीटर का उपयोग करते हैं, ऑडियो मीटर का उपयोग करते हैं ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। तो करेक्ट आंसर से निकला। एनीमोमीटर हवा की गति को मापने के लिए, ठीक है, ये स्पीड ऑफ एयर एनीमोमीटर। क्रोनोमीटर एग्जैक्ट टाइम यानी एक्यूरेट समय, एक्यूरेट बिल्कुल करेक्ट समय को मापने के लिए आप जो इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे वो क्रोनोमीटर कहलाएगा। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या निकला? सी निकला, ऑडियोमीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या निकला? सी निकला, ऑडियोमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? द फंडामेंटल रीजन फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लस्टर कह रहा है कि डायमंड का चमकना जो होता है उसकी किसकी वजह से होता है? तो इससे अगर आप देखें क्वेश्चन पूछ दे ना कि डायमंड का चमकना हो यानी हीरे का चमकना, ये पूछ दे, ठीक है, या पूछ दे कि ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, पूछ दे कि मिराज की घटना किससे संबंधित है, मिराज या हिंदी में इसको कहते हैं मृग मरीचिका, ठीक है, ये किससे संबंधित है ये पूछ दे। या फिर आपके पास पूछ दे एंडोस्कोपी का संबंध क्या है, एंडोस्कोपी का संबंध किससे है। इस सब का आंसर एक ही होगा और वो आंसर होता है आपके पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन यहां पे होशियारी क्या किया है क्वेश्चन में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं लिखा है, TIR नहीं लिखा। TIR से संबंधित एक पॉइंट लिख दिया कि अगर किसी का अपवर्तनांक अधिक होगा तो वहां पर संभवतः यह कंडीशन होगा। अगर यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये अगर ज्यादा हो जाए तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी उसमें और तब ये सारे एग्जाम्पल होंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या आ गया? बी। तो ये भी अब याद रखेंगे, या तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं दिया हुआ है तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, ये भी आंसर सही होगा। ठीक है, ये भी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 18 का यहां पे करेक्ट जो आंसर है समझबूझ के साथ हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। बी जो है यहां पे करेक्ट आंसर हुआ। ठीक, दोनों याद रखिएगा, TIR भी और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। 18 का करेक्ट आंसर बी। आइए 19, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो इसका सीधा मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा, मूव मतलब चलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो इसको हम विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा यानी करंट। और करंट जिस चीज से चलती है उसको हम कहते हैं चालक यानी कंडक्टर। सीधा मतलब हुआ कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मूव करने के लिए चलेंगे, चलने को विद्युत धारा कहेंगे और विद्युत धारा चालकता में होती है तो इसको हम सीधे सीधे क्या कहेंगे? चालक। जैसे चांदी, ठीक है, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सभी जो है चालक के रूप में आते हैं। बेस्ट कंडक्टर कौन सा कहलाता है? तो चांदी कहलाता है। बेस्ट कंडक्टर के रूप में कौन जाना जाता है? चांदी जाना जाता है। कुचालक जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कई सारे हैं, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, एस्बेस्टस हो गया, रबर हो गया। इस सब में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें से करंट पास नहीं करती है, इसको कुचालक के रूप में जाना जाता है। तो कुचालक का ये सभी एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक, 19 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या के निकला? सी। सी जो है इसका क्या निकला? करेक्ट आंसर। ठीक है, सी। आइए क्वेश्चन नंबर 20, पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है? पर्टिकुलेट मैटर देखिए,
जो हवा ये है, इस हवा में अगर ठोस पार्टिकल हो, सॉलिड पार्टिकल्स जो इस हवा के साथ मिला हुआ हो और वो हमारे श्वास के माध्यम से शरीर के अंदर जाए और काफी हमारे फेफड़े को प्रभावित करे, तो ऐसे ठोसीय कण को ठोसीय कण कहलाते हैं। ये सॉलिड पार्टिकल ठोसीय कण है, इनको एक्चुअली में क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ठोस प्रदूषक। ठोस प्रदूषक कहा जाता है। पीएम कितना? पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक इसी को माना जाता है, खतरनाक इसी को माना जाता है। ठीक है, 2.5 वाले को साइज है ये, तो इसको हम ठोस प्रदूषक के रूप में जानते हैं। तो यहां पे कणीय तत्व क्या है? ठोस अपशिष्ट तो हो ही नहीं सकता है। वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक। अब इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो हम वायु प्रदूषक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वायु प्रदूषण का जो कारण होता है उसमें ठोस प्रदूषक है। ध्यान रखिएगा कि जो वायु का प्रदूषण होता है ना, वायु प्रदूषण, इस वायु प्रदूषण में गैस भी जिम्मेदार होती है, द्रव भी जिम्मेदार होती है और ठोस भी जिम्मेदार होती है। गैस प्रदूषक, द्रव प्रदूषक, ठोस प्रदूषक। तो यहां पर जो है ये PM 2.5 ये एक्चुअली में किस में आता है? ठोस प्रदूषक में आता है। तो वायु प्रदूषक का ये हिस्सा हुआ। करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकला? बी निकला। 20 का करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकलेगा? बी निकलेगा। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर बी। ठोस अपशिष्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, ठोस अपशिष्ट में क्या होता है? जो कचरा हम फेंकते हैं बाहर निकलता है, ठीक है, प्लास्टिक, कचरा, ये सारी चीजें, वो इसमें नहीं है। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व, यूरिया जो है प्रथम फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था। कौन? यूरिया। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कौन था? यूरिया, जो लैब में बनाया गया था वोहलर के द्वारा। वोहलर के द्वारा इसको तैयार किया गया था। ठीक है, NH2CONH2। ठीक है, कुछ इस तरह का इसका, यानी कुल मिला के इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये चार चीजें होती है। तो करेक्ट आंसर निकला सी। ठीक है, CHNO, ये चार चीज से मिलके और तब जो है ये कार्बनिक पदार्थ यूरिया बनता है। करेक्ट आंसर 21 का सी हो गया। प्रथम था ये जो बनाया गया था लैब में। लेक्सिकोग्राफ का संबंध किससे होता है? लेक्सिकोग्राफ से शब्द का संयोजन करते हैं। ठीक है, डिक्शनरी को कंबाइन करने का काम जो होता है वो होता है लेक्सिकोग्राफ से। मानव शरीर की संरचना को समझने के लिए एनाटॉमी होता है, एनाटॉमी कहते हैं उसको। ठीक है, एनाटॉमी के नाम से उसको जाना जाता है। और गुप्त लिखावट जो है इसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी है ना, सुना होगा कि क्रिप्टोग्राफ के रूप में किसी चीज को लिखा गया, रखा गया, मतलब वो ऐसी चीज है जो संकेत के रूप में लिखा हुआ है। सामान्य लोग उसको नहीं समझेंगे लेकिन वो पढ़ा जा सकता है, छुप के लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से गुप्त लिखावट जो है क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। यहां 22 का करेक्ट आंसर क्या निकलेगा? बी निकलेगा। बी जो है 22 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी। आइए क्वेश्चन नंबर 23। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? मेंडल जो है इसने काफी कुछ रिसर्च किया था जेनेटिक्स को लेकर, ठीक है, आनुवांशिकता को लेकर। और इसका जो हेरिडेटरी बेस्ड था वो सोमैटिक रिप्रोडक्शन नहीं, असेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल। करेक्ट आंसर सी होगा। सी होगा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर डिपेंड करता था मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत। लैंगिक जनन के आधार पर उसने अपनी थ्योरी, अपने सिद्धांत को दिया था। तो करेक्ट आंसर 23 का क्या निकलेगा? सी। सी जो है 23 का करेक्ट। और इसमें 24 पे आते हैं जरा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को क्या कहा जाता है? देखिए, ध्यान दीजिए इस बात को। जो C6H12O6 है जिसको ग्लूकोज कहा जाता है, ठीक है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या होता है? दो तरीके से विघटित होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी, अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक, उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा पूर्ण ऑक्सीडेशन, पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहां पे जो है 38 ATP एनर्जी निकलेगी, यहां पे मात्र 2 ATP एनर्जी निकलेगी, 2 ATP। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है कि भाग लेने वाले जो होते हैं वो
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से यहां रेस्पिरेशन की घटना होती है, और यहां तो ऑक्सीजन ही होता है, ऑक्सीजन की सहायता से होती है, यहां ऑक्सीजन है नहीं, ठीक है, ये घटना होती है। पूरा का पूरा जो निकलता है ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीडेशन 38 एटीपी यहां ऑक्सीजन के साथ कह रहा है, इसका मतलब ये वाली घटना कह रहा है, और इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, वायु श्वसन। यानी करेक्ट आंसर क्या निकला? ए निकला। वायु श्वसन इसको कहते हैं। अएरोबिक जो होगा उसमें अवायु श्वसन होगा, ठीक है। अब ये अएरोबिक जो होता है ये प्लांट में भी हो सकता है, प्लांट में भी, और ये एनिमल में भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, प्लांट में अगर ये घटना होगी तो आपके पास 1 बजे के बाद जनरेटर बंद हो जाएगा, ठीक है, 1 बजे तक हो जाएगा। देखते हैं मैथ वाले। प्लांट जो है, प्लांट में निकलेगा आपके पास CO2 और एनिमल से निकलता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक क्या निकलता है? एसिड निकलता है, ठीक है। तो कुल मिला के करेक्ट आंसर जो है ये निकला, ठीक है। ये कुल मिला के करेक्ट आंसर हो गया 24 का ए। 24 का करेक्ट आंसर हो गया ए। आइए निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही है? भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सी बात सही है पूछ रहा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी है, सही है ए, ये तो कंप्लीट है। विश्व बैंक का आकलन है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वित्त वर्ष में 80 से अधिक रहेगी, फालतू बात है, इसका कोई ऐसा आकलन नहीं है, ठीक है। जो है वो 6 से 7% के आसपास है, सारी एजेंसी ऐसा कह रही है। वित्त वर्ष 24 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3, ये भी गलत है। कुल मिला के करेक्ट आंसर आपके पास ए निकला 33 का ए, ठीक है। एक पॉइंट सही है कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये पॉइंट आपके पास सही है। 34 पे आइए। आधारशिला पाठ्यक्रम किसके द्वारा जारी किया गया है? ये केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, और इस आधारशिला पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आधारशिला का मुख्य उद्देश्य एक्चुअली में यही है कि आंगनबाड़ी के माध्यम से जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके शिक्षा को लेकर आगे बढ़ा जाए, उन पर काफी क्वालिटी वेद किया जाए। भारत ने किस बंदरगाह के परिचालन हेतु 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो ये ईरान का चाबहार बंदरगाह है, इसके लिए किया गया है हस्ताक्षर ईरान के साथ, ठीक है। तो 35 का करेक्ट आंसर ए हो गया। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, भूमि पर अवैध कब्जे एवं मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर समाचारों की सुर्खियों में रहने वाला बाह्य राज्य किस देश में है? ब्राजील में है। हाल फिलहाल में इस पर काफी चर्चा हुई थी, करेक्ट आंसर है ए। ए, ठीक है। 36। वरिष्ठ बैंकर नारायणन बघेल जिनका निधन मई 24 में हुआ है कि निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो आईसीआईसीआई बैंक। 37 का करेक्ट आंसर सी हो गया। आईसीआईसीआई बैंक में महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। 37 का सी। जुलाई 24 तक भारतीय सेना और मंगोलाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास जो लंबे समय से चल रहा है, इसका 16वां संस्करण हुआ था, ठीक है। कौन सा? 16वां संस्करण इसका किया गया। 38 का करेक्ट आंसर आपके पास सी आया। 38 का करेक्ट आंसर आया सी। आइए 39 पर। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया? 2016 में किया गया था, याद रखेंगे इसको, ठीक है। 2016 में नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो 39 का करेक्ट आंसर निकला सी। सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। और 40 में देखें, केंद्रीय बजट 24-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण होगा। इसमें एक विष्णुपद मंदिर है, एक महाबोधि कॉरिडोर है, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर है। 3 तो हो ही गए हैं, कौन सा एक शामिल नहीं है? कोसी मेची लिंक कोई कॉरिडोर नहीं है, ये 2 नदियों को जोड़ना है। इसमें मेची जो है महानंदा की सहायक नदी है, महानंदा की सहायक नदी जो है ये मेची है, ठीक है। और इसको जोड़ने की बात एक्चुअली में की गई थी कोसी के साथ। तो करेक्ट आंसर यहां पर सी है, ये किसी कॉरिडोर में शामिल नहीं है। तो 40 का करेक्ट आंसर आपके पास सी निकला। 40 का करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। बस हमारा डिस्कशन नहीं तक, अब मैथ वाले सर आ रहे हैं, वो मैथ का डिस्कशन आपके पास करवाएंगे, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल? ठीक ठाक। चलिए आइए मैथ्स का पहला प्रश्न देखते हैं। बोला गया एक लड़का मेले में
3 स्टॉलों पर जाता है। कितने स्टॉलों पर जाता है? तो 3 स्टॉलों पर जाता है और प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपया प्रवेश शुल्क देता है और शेष आधा धन स्टॉल पे खर्च कर देता है तथा 1 रुपया बाहर जाने का शुल्क देता है। अंत में उसके पास 3 रुपया शेष रहते हैं। उसके पास आरंभ में कितने धन थे? कुछ समझ में आया? मान लीजिए प्रारंभ में उस बच्चे के पास x रुपया था। पहला स्टॉल पे जाएगा तो 1 रुपया देगा, 1 रुपया कम हो जाएगा और उस स्टॉल पे वो आधा धन खर्चा करेगा। फिर जो शेष बचेगा आगे जब दूसरे स्टॉल पे जाएगा फिर 1 रुपया देगा, ठीक है, फिर 1 रुपया देगा और जो शेष बचेगा फिर उसका आधा धन खर्चा करेगा तो आधा बचेगा। फिर अगला तीसरा स्टॉल पे जाएगा फिर 1 रुपया वो देगा और फिर अंतिम में जो है वो फिर आधा धन खर्च करेगा और ये इतना धन अब उसके पास बचा। फिर बाहर जाने में फिर 1 रुपया वो देता है तो -1। अब हुआ क्या? अभी भी उसके पास 3 रुपया शेष बचता है। सब घटा दिए, अभी भी शेष 3 रुपया बचता है। मेरे प्यारे मित्र, अब इधर इसको ले जाओगे, -1 है, इस और ले जाओगे तो ये 4 हो जाएगा और नीचे वाला 1/2 है, बराबर के उधर जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और फिर यहां से 1 बचेगा। फिर माइनस में 1 उधर लेके जाओगे तो 1 जुड़ जाएगा तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। फिर नीचे वाला जाएगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर ये 1 जुड़ेगा तो ये 19 हो जाएगा। फिर 19 दूनी 38 हो जाएगा। फिर 1 जुड़ेगा तो 38 और 1 39 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ई होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ई होगा। अगर देखिए ये तो डायरेक्ट कर लिए, देखिए अगर आपको करना है पूरा लिखोगे क्यों? ये 1 लेके जाओगे 3 और 1 4, फिर 2 लेके जाओगे 8, फिर माइनस वाला 1 जाएगा तो 1 9 हो जाएगा। फिर ये जाएगा तो 9 और 9 दूनी 18, फिर ये माइनस वाला 1 जाएगा तो 1 होगा 19 हो जाएगा। फिर ये 2 जाएगा तो 19 दूनी 38, कितना हो जाएगा? 38। तो ये x - 1 बराबर 38 हो जाएगा और फिर x इधर लेके जाओगे, 1 लेके जाओगे तो प्रारंभ में उसके पास 39 रुपया था। कितना था? 39 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी लघुत्तम समावर्तक सीधा दिख रहा है 720 होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। मेरे प्यारे मित्र, इसको जो है हर का परिमेयकरण कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जैसे हर का परिमेयकरण करते तो कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना, नीचे वाला इसके कंजुगेट साइन, मतलब माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना। हम कहते वो मत करो, इसको जैसे ऊपर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा ऊपर में, तो ये 2 हो जाएगा। चलिए कर ही देते हैं। ये चीजें हैं, ये ऊपर नीचे गुना करोगे प्लस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ गुना करोगे तो ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर, 7 5 12 हो जाएगा। प्लस में 2ab, 7 5 35 हो जाएगा। नीचे में a + a - b, a + b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 होगा। तो नीचे में 2 होगा, यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 6 प्लस में √35 और प्लस में नीचे में 2, 2 से 2 कट जाएगा। आंसर क्या होगा? 6 + √35, 6 + √35। बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखोगे जब भी एक वृत्त है, बोला गया है 2 सीधी रेखाएं किसी गोल तस्तरी, सुनोगे, बोला गया है गोल सर्किल है, राउंडेड सर्किल मान लो, ठीक है। तस्तरी को अधिकतम 4 भागों में बांटता, 2 सीधी रेखा, ये हो गया, इसकी 2 सीधी रेखा करोगे, खींचोगे तो इसको 4 भागों में बांटता है। तो इसी तरह से बोला गया कि 4 सीधी रेखा गोल के तस्तरी को कितने भागों में अधिकतम में बांटेगा? तो इसकी एक फार्मूला होता है कि 1/2 n² प्लस में n प्लस में 2, ये अधिक से अधिक भागों में ये बांटेगा। ठीक है, ये फार्मूला को याद रखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा। n क्या है? तो कितनी लाइन खींच रहे हो, ये लाइन है, तो 1/2 4 लाइन खींच रहे हो तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और ये 4 होगा, n की मान 4 हो जाएगा। 2 कितनी लाइन खींच रहे हो, n वो होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 20 और 2 22, 22/2 का मतलब 11 होता है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया 2 धनात्मक संख्या का अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग इतना है तो उन संख्याओं का योग बताओ। 2 संख्याओं का अंतर अगर मान लो a - b 3 है और इसकी स्क्वायर दिया गया है, दोनों के वर्गों का योग दिया गया है 359 है, तो संख्याओं का योग बताओ।
तो आप ऐसा करो कि a प्लस बी की मान पूछा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर प्लस करोगे, जोड़ दोगे, तो इसकी डायरेक्ट फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आंसर आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी मान तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसकी मान मुझे मालूम है। इसकी मान कितना है? a माइनस बी 3 है, तो स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा। ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मान कितना है? तो 369 है। अगर ये 2 से गुना करोगे तो 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 के 8, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 दूनी 6, 1 7, इतना हुआ। ये 9 जाकर उधर घट जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में 9 घटेगा, तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 होगा, ये 2 होगा, 729। तो a प्लस बी की मान हो जाएगा 27। a प्लस बी की मान हो जाएगा 27, मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का पैटर्न को कहते हैं कि जहां से शुरुआत होता है वहीं पे एंड होता है। तो देखो, यहां से अगर एंड हुआ है तो यहीं से शुरुआत हुआ है, जहां से समाप्त वहीं से शुरुआत। 4 से एंड हुआ है, 4 से शुरुआत हुआ है, 7 से एंड हुआ है, 7 से शुरुआत हुआ है, 10 से एंड हुआ है तो 10 से शुरुआत हुआ अगला टर्म, 13 से एंड हुआ है अगला टर्म, तो इससे अगला टर्म 13 से शुरुआत हुआ है। तो इस टाइप के प्रश्नों में कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना है 1 बटा में कॉमन डिफरेंस और इंटू में फर्स्ट नंबर माइनस में सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर माइनस में लास्ट नंबर, माइनस में लास्ट नंबर। तो सर जी 1 बटा कॉमन डिफरेंस, तो ये दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है? तो सर 3 है। सभी जगह 3 का ही अंतर होगा, वही बाहर लिख दिए। पहला कितना है? तो सर पहला ये हुआ 1 बटा 1 पहला है, माइनस अंतिम में कितना है? तो सर जी 1 बटा 16 है, तो माइनस 1 बटा 16 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 16 में से 1 जाएगा तो 15 बटा 16 होगा, ये काटोगे तो 5, तो क्या हो जाएगा? 5 बटा 16। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी होगा। मेरे बच्चे आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखोगे बोला गया है कि 3 रुपए प्रति लीटर वाले शुद्ध दूध के किसी मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि मिश्रण को 3 रुपया में ही, मतलब जो दूध का मूल्य था उसी मूल्य पे बेच दिया जाता है तो 20% का लाभ होता है। तो सुनोगे, जब भी ये लाभ होगा 20% का, आप पानी मिलाए हो, दूध जितना में खरीदे उतना मूल्य पे ही बेच रहे हो, और पानी मिलाने के बाद फिर भी लाभ हो रहा है, तो जितना लाभ हो रहा है उसकी फ्रैक्शन मान लिखोगे 1/5। ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू होता है, ये आपकी ओरिजिनल मान होता है, मतलब नीचे में दाम वाली मान होता है, दाम वाली ऊपर में फ्री वाली चीजें होता है। हमेशा याद रखोगे कि ऊपर में फ्री वाली चीजें होता है। तो 1/5 नीचे में ओरिजिनल दूध होगा, ऊपर में फ्री वाली चीजें होगा। तो आप फ्री में कितना चीजें मिलाए, क्या मिलाए हो? तो 5 लीटर पानी मिलाए हो, तो 1 का मान 5 हो जाएगा, तो नीचे में 1 की मान 5, तो 5 की मान कितना हो जाएगा? 25। तो बोला जाता है कि दूध कितना लीटर था, तो दूध कितना लीटर था? तो ओरिजिनल में 25 लीटर दूध था। ये याद हमेशा रखोगे, इस फ्रैक्शन मान को हमेशा याद रखोगे, एलिगेशन में पढ़ना भी रहता है। बोला गया आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 पूर्णांक दिया गया। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में दिया गया, मतलब सबसे पहले छोटा, ये छोटा, इससे बड़ा बी है सी, उसके बाद बी, सबसे बड़ा डी है। बोला गया इस समुच्च का, इस सेट का जो है परास मतलब रेंज आपका 20 है। सी और ए का बीच का अंतर, डी और बी के बीच का अंतर बराबर है। इन संख्याओं का समांतर माध्य 25 है, तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या ए होगी? बच्चे बताओगे समांतर माध्य क्या होता है? तो सर जी सबसे पहले प्रास बताओ। प्रास होता है रेंज बोला जाता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब क्या? तो सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, डी माइनस ए बराबर में कितना हो जाएगा? 20। तो यहां से आप किसकी मान निकाल सकते हो? तो सर जी डी की मान निकाल सकते हैं, डी बराबर में हो जाएगा 20 प्लस में ए। ठीक है, ये चीजें हो गया। और कुछ चीजें दिया गया है कि सी माइनस ए दोनों का अंतर बराबर में होगा डी माइनस बी का अंतर। ठीक है, दोनों में ये होगा, तो यहां से इसको इधर भेज दो, तो सी की मान यहां से निकल जाएगा डी माइनस बी प्लस में ए। और आगे बोला गया है, ये एक इक्वेशन 2 हुआ और ये 1 हुआ। आगे बोला गया है कि चारों का समांतर माध्य कितना है? तो सर जी बट्टा में समांतर माध्य होता है संख्याओं का योगफल बटा संख्या, और ये कितना है? 25। तो देखोगे अगर योगफल निकालना रहता तो क्या होता है? योगफल होता औसत गुना संख्या, तो 25 गुना
औसत ये हो गया, संख्या कितना था 4, ये सभी का योगफल आ गया। मेरे प्यारे मित्र, ए को रहने दिया जाए और बी को भी रहने दिया जाए। सी की मान दिया गया है, तो सी की मान बताओ क्या दिया गया है, तो डी दिया गया है, माइनस में बी दिया गया है, प्लस में ए दिया गया है, बराबर में 25 चौके 100। तो देखोगे ये बी से बी कट जाएगा, डी तो नहीं कटेगा। डी की प्रयोग ये बाद में डी की प्रयोग कर लेंगे, डी की प्रयोग यहां बाद में कर लेंगे। यहां से ए 2a हो गया, 2a हो गया, प्लस में डी यहां दिया गया है कितना है, तो सर 20 प्लस में a है, बराबर में 120। ये कितना हो जाएगा 3a, और ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 80/3। गड़बड़ हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। हो यहां भी डी है। सुनो एक काम, यहां मान बैठाने से पहले हम ऐसा करते इस इक्वेशन में क्या करते हैं देखोगे, इस इक्वेशन में डी की मान पुट कर देते हैं, तो सी बराबर में हो जाएगा, तो डी की मान 20a माइनस में b और प्लस में a है, ठीक है। तो इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो a तो है a और b की मान रहने देते हैं, c की मान यहां से पुट करते क्या, 20 प्लस में a माइनस में b प्लस में a, और ये d की मान यहां से 20 प्लस में a और 25 चौके 100। मेरे प्यारे बच्चों, माइनस बी कट जाएगा, a कितना आ जाएगा 3a, और ये 20 और 20, a माइनस बी, ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ नजर आ रहा है। डी की मान, ठीक है, 25 चौके 100, तो 20 20 40 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, 20 20 40 घटेगा, 40 घटेगा तो यहां 60 बचेगा, तो ये हो जाएगा 20। क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, समांतर माध्य 25 है, डी माइनस ए रेंज होता है, ठीक है, ये 20 हो गया, तो डी में से ये गया तो ये प्लस हो गया। बच्चे कुछ बताओगे, ये सी माइनस ए और डी माइनस बी, यहां से हमने इसको इस ओर भेजा, तो ये माइनस था तो इस ओर गया तो प्लस हो गया, ठीक है। सी की मान ये प्लस हो गया, प्लस ए हो गया यहां से, ठीक है। और यहां से हमने डी की मान, डी यहां पे था तो 20 प्लस ए, ये ठीक है, ए ये बी ये 20, 25 चौके 100, 20 3 60। एक बार देख लो बच्चे, कोई दिक्कत हो रहा है, ए की मान 20 होगा क्या, एक बार देख लो तो, हाँ 32 ए, हो ठीक ठीक ठीक, यहां पे गड़बड़ कर रहे हैं। अरे 1 2 3 4 ए है, तो 4a बराबर में 60, तो a बराबर 15 चौका 60, 15 होगा। आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आज की मैथ्स आपका यहीं पे समाप्त होता है।